फैन चला दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को। मुझे लगता है इंतजार कर रहे थे सब, जैसे लाइव हूँ लाइट दिया जाए। चलिए, चर्चा क्या हो रही थी बेटा बताएं। ऑफिस का भी चला दो बेटा। चर्चा क्या हो रही थी बेटा बोले। वाचन मतलब विधेयक की जो संसदीय प्रक्रिया है, शायद इस पे हम लोग बात कर रहे थे, बोले बेटा। तो 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बजट सॉरी बजट में कह रहा हूँ, विधेयक 2 प्रकार के, एक को हम लोग कहेंगे गैर सरकारी, एक को सरकारी। डिफरेंस क्या है बेटा। हाँ, मंत्री जो लोग प्रस्तुत करेंगे उनको हम लोग सरकारी विधेयक कहेंगे, और इसके अलावा जो भी बजट विधेयक प्रस्तुत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कैसे। किसी विधेयक के मोटे मोटे 2 भाग होते हैं, एक को कहते हैं प्रारूप निर्धारित करना और एक को कहते हैं वाचन। प्रारूप निर्धारित करना मैंने वही लिखा उखा जाता है, अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है और प्रस्तुत करने के 7 दिन पहले संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी से अनुमति ली जाती है। क्लियर है बेटा। और विधेयक प्रस्तुत करने के 2 दिन पहले इसकी प्रतियां सबको दे दी जाती है। प्रथम वाचन में बजट प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा, बार बार मैं बजट बोल रहा हूँ बेटा। विधेयक प्रस्तुत होगा और उस पर क्या होगा बेटा, चर्चा होगी, फिर उसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा, यानी उसको गजट कर दिया जाएगा। दूसरे वाचन में प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति का गठन होगा। तीसरे वाचन में चर्चा होगी, मतदान होगा, फिर ये विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में फिर यही 3 प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ये पूरा हो गया तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। ये सब चर्चा हो गई है बेटा। आगे बढ़िए, हेडिंग बनाइए। एक्चुअल में जो हेडिंग बनाना था वही सब बार बार मेरे दिमाग में आ भी रहा था, तो हेडिंग बनाए बजट। क्या बेटा, बजट। अब इसमें एक परेशानी है बेटा। परेशानी क्या है कि जैसे बजट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो 3 विषयों में पढ़ते हैं, यानी 3 विषयों का कॉमन है बजट। संविधान में भी बजट पढ़ेंगे, बोले बेटा। अर्थव्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी बजट पढ़ेंगे, और एक विषय है वो आपको पढ़ना नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी बजट पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बेसिक्स तो तीनों जगह कॉमन ही होगा। लेकिन जैसे हम लोग संविधान में बजट शब्द देखते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है कि अरे ये संविधान में बजट क्यों है, बजट तो अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए है बेटा कि बिना सदन की अनुमति के एक भी पैसा खर्च नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो बजट प्रस्तुत होता है, आप देखते हैं कहाँ प्रस्तुत होता है, सदन में प्रस्तुत होता है, और धन खर्च करने की अनुमति कौन देता है, सदन देता है। तो कम से कम बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है वह तो हमारे रेंज में है, क्योंकि ये हिस्सा ना हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे ना हम लोक प्रशासन में पढ़ेंगे। तो बजट की जो संसद की प्रक्रिया है वो क्या है, वो हमारे दायरे में है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बजट के कुछ कॉमन फीचर हैं जो हर जगह आपको दिख जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो ये देखते हैं कि बजट की जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संसदीय प्रक्रिया, यानी संसद में बजट किस चरण से पास होता है, क्या क्या होता है बजट के साथ, है ना बेटा। तो हेडिंग बनाइए, शुरुआत कर दिया जाए। बजट की संसदीय प्रक्रिया। ठीक है बेटा। तो आते हैं बजट पे, तो चर्चा हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं बेटा जो आपको जानने चाहिए। और परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि है कहाँ का, आपको उत्तर बताना है, और वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इससे आपसे क्या लेना देना है। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं बेटा, और मुझे लगता है आज की डेट में हर बच्चे की नज़र होगी इस पे। जैसे बजट जो शब्द है वह तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है बेटा। फ्रेंच भाषा में बजट नहीं, एक शब्द प्रयोग होता है बुजेट।
इसके माने होता है चमड़े का बैग, लेदर बैग, चमड़े का थैला यूं कह लें। तो बड़ी मजेदार बात है कि अगर बजट माने चमड़े का थैला होता है, तो आज के संदर्भ में जो हम लोग बजट प्रयोग करते हैं वो तो ये होता है कि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माने पूरे साल भर का वित्तीय आय व्यय का ब्यौरा, इसको हम लोग बजट कहते हैं। इस शब्द में कहां से ये प्रयोग होने लगा, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है जिसको आपको जानना होगा। कि शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है, लेकिन आज की डेट में वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आखिरकार ये इशू क्या है, ये मामला क्या है, तो थोड़ा सा बेटा इसमें समझना है। एक्चुअली इसकी कहानी है ब्रिटेन से, मैंने इस शब्द की ओरिजिनेशन जो हो गई इस अर्थ में, वो शुरुआत हुआ बेटा ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में हुआ क्या कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे रॉबर्ट वालपोल। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट वालपोल। अब मैं ये सोच रहा हूं ना बेटा, जो नाम हम आया करे उसको मैं लिख ही दिया करूं, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं। जैसे जिस बच्ची का नोट्स आपको उपलब्ध कराया गया है ऑनलाइन, तो मैं अभी देख रहा था तो उसमें भी उसने गलती कर दी, रॉबर्ट वोल्वो लिख लिया। तो शब्द नाम वाला तो क्लियर होना चाहिए बेटा। तो नाम था इनका क्या बेटा? रॉबर्ट वालपोल। ये प्रधानमंत्री भी रहे ब्रिटेन के। तो इन्होंने एक्चुअल में ब्रिटेन की परंपरा ये है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही बजट प्रस्तुत करता है। फाइनेंस एक्सचेकर एक नाम है वहां पद का, ये इस नाम से उसको संबोधित किया जाता है, हम लोग तो वित्त मंत्री कहते हैं। बहरहाल, तो ये रॉबर्ट वालपोल को बजट के पेपर्स वगैरह लेके जाने थे सदन में। अरे भाई, कागज रहता है जिसको पढ़ना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये सब एक ब्रीफकेस में लेके जाते हैं। अभी देखा होगा बजट जब प्रस्तुत होता है तो एक ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आगे आगे, 4-6 लोग पीछे पीछे चलते हैं, तो दिखाते भी हैं ऐसे ब्रीफकेस, ये बजट है, बजट ताला खुलेगा वही तो प्रस्तुत होगा। हाँ, बजट गोपनीय रहता है, सीक्रेट रहता है। सीक्रेट मतलब जब तक सदन में उसको न पढ़ा जाए तब तक उसके बारे में कोई ना जानने पाए, क्योंकि इसका दुरुपयोग करेगा ना कोई। कहीं कर बढ़ रहा है, कहीं कर घट रहा है, पहले ही लोगों को पता चल जाए, इसका दुरुपयोग होगा ना बेटा। तो इसलिए उसको थोड़ा सीक्रेट रखा जाता है। तो रॉबर्ट वालपोल ने क्या किया, वो थोड़ा फैशनेबल आदमी थे, तो वो मार्केट में गए और एक ब्रीफकेस की जगह पे एक चमड़े का बैग खरीदा उन्होंने, लेदर, और उसी बैग में पेपर रख के ले गए। और सदन में जब उन्होंने बैग खोला, पेपर निकाला, तो पूरे सदन में एक शोर उठा कि बजट इज ओपन, मतलब बैग खुल गया। अब वहीं से यह शब्द धीरे 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 पूरी दुनिया में बजट से बजट में कन्वर्ट हो गया, और अब पूरी दुनिया में इसी संदर्भ में इसको समझा जाता है कि वित्तीय लेन देन यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट के नाम से संबोधित करने लगे। जबकि बजट माने ये होता ही नहीं है। बजट माने तो अभी मैंने बताया कि बजट माने होता है बेटा चमड़े का थैला। लेकिन आज पूरी दुनिया में देखो ना, और सबसे मजेदार बात यह है कि आपके संविधान में एक भी जगह बजट शब्द नहीं प्रयोग किया गया, लेकिन अखबार से लेके मीडिया तक, टीवी से लेके यहां तक जब देखो तो बजट प्रस्तुत हो गया, अब बजट पे चर्चा होगी, होता रहता है ना। ये प्रचलन वाला शब्द हो गया। तो 2 लाइन बेटा थोड़ा इसकी स्टोरी लिख लो तो फिर बात बन जाए। लिखें, बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट किस भाषा का शब्द है बेटा? फ्रेंच भाषा का शब्द। लेकिन बजट का अर्थ चमड़े का थैला यानी लेदर बैग होता है। क्या होता है बेटा? चमड़े का थैला या लेदर बैग होता है। क्लियर है? ये तो इसका अर्थ है, किस भाषा का शब्द है। अब वर्तमान अर्थ में इस शब्द का कैसे प्रयोग होने लगा, इसकी एक छोटी सी कहानी है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, पैरा चेंज करके लिखें।
सन 1733 में कब बेटा? सन 1733 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल वित्तीय प्रस्तावों को चमड़े के उठाया गया है तो कोई बहुत संकट नहीं है। सन 1859 में जब लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की तो वित्त का कार्य जेम्स विल्सन को, लिख लेंगे कि बोर्ड पे लिखो, जेम्स विल्सन को सौंपा।
ठीक है बेटा। सन 1860 में 1860, आजकल के बच्चे हिंदी वाला अंक भी नहीं समझ पाते। सन 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट प्रस्तुत किया। पहली बार क्या किया बेटा? बजट प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का क्या बेटा? पिता कहा जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा तथ्यात्मक चीजें भी हो जाए बेटा, परीक्षा में ये सब भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इस पर भी फोकस कर ले। अब स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने बजट प्रस्तुत किया? ये भी पूछा जा सकता है। यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो किसी न किसी ने बजट प्रस्तुत किया ही होगा, वो नाम जानना जरूरी है। एक बार मैंने पूछते हुए देखा कि प्रधानमंत्री रहते हुए किसने बजट प्रस्तुत किया। अमूमन बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में बजट किसने प्रस्तुत किया? थोड़ा सुने। जैसे आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या प्रधानमंत्री भी बजट प्रस्तुत कर सकते हैं? अरे प्रधानमंत्री सब कुछ हैं। प्रधानमंत्री क्या नहीं है? प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री हैं। ये तो वर्कलोड के कारण अपना बांटे हुए हैं, जब इनका मन करेगा ले लेंगे। कल को मोदी जी कहें कि अब रक्षा मंत्री का काम मैं देखूंगा, राजनाथ सिंह आप थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, गर्मी बहुत है। हाँ, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है ना कि प्रधानमंत्री, जैसे आपने बीच में देखा था कोयला वेला घोटाला हुआ, आपको याद नहीं होगा, तो कोयला मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो कोयला मंत्रालय किसके पास चला गया? प्रधानमंत्री के पास चला गया। कौन देखेगा भाई? जब मंत्री अपना पद छोड़ेगा तो काम प्रधानमंत्री को ही देखना होगा। तो उस समय इंदिरा जी वित्त मंत्री का काम भी देख रही थी। पहली बार भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। सबसे अधिक बार बजट अब तक किसने प्रस्तुत किया है? हाँ, मोरारजी देसाई। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने। एक्चुअल में इंदिरा जी के शासन में वित्त मंत्री हुआ करते थे, ये सब कांग्रेसी रहे। बाद में इन लोगों ने पार्टी तोड़ ताड़ के जनता पार्टी बनाया और खुद प्रधानमंत्री बने। तो पुरानी परंपरा है हमारे देश की भाई, कि अवसर की तलाश होती रहती है कि अगर अवसर मिले तो कर लो। तो थोड़ा सा तथ्यात्मक चीजें बेटा लिख लो, पॉइंट बना बना के जरा लिख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट अब लिखने दो नाम थोड़ा सा इनका। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सनमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने? सनमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया। तथ्य है बेटा, फैक्ट है, दिमाग में रखना चाहिए। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखें। प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बजट श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बजट किसने बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया। ठीक है। अगला बेटा नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया।
मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। ये कुछ भी अवधारणात्मक नहीं है बेटा, ये सिर्फ तथ्य है जो आपके दिमाग में रखना है, गाहे बेगाहे परीक्षाओं में पूछ लेते रहते हैं, है ना। हाँ, पहला वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय बजट का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। तो ये तो हो गया बेटा। अब आते हैं थोड़ा अवधारणात्मक, माने बजट की जो संसदीय प्रक्रिया क्या है वही हमारा ध्यान का केंद्र है बेटा, वही ज्यादा फोकस करना है। यानी सदन में बजट आता कैसे है, क्या क्या होता है इसके साथ, कैसे ये पारित होता है, ये बड़े विस्तार से समझना है। क्लियर है बेटा। तो पहली बात ध्यान से सुनना कि बिना संसद की अनुमति के एक चवन्नी खर्च नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के कहने से पैसा नहीं खर्च होगा। पैसा तब तक खर्च नहीं होगा जब तक संसद बहुमत से खर्च करने की अनुमति न दे दे। हाँ, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री चाहेंगे तो बहुमत से अनुमति मिल जाएगी। क्यों? अरे भाई, उन्हीं के चेला चपाड़ी ज्यादा बैठे हैं तो अनुमति मिलेगी काहे नहीं। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि अगर मान लीजिए सर न वोट दें, तब वोटिंग हो रही है, बीजेपी के आधे से अधिक लोग वहां लोकसभा में बैठे हैं, और मान लीजिए कि अंतर्मन की आवाज आई कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, वोट नहीं देंगे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टी की लाइन के विरुद्ध अगर वोटिंग किया तो पार्टी विरुद्ध कार्रवाई मानी जाएगी और साहब बलिदान देना पड़ जाएगा सांसद के पद का। ये कौन बवाल मोल लेगा भाई, काहे मोल लेगा? मेरे बाप के घर का पैसा खर्च हो रहा है, हो खर्च, पानी में जाए, हमसे क्या लेना देना है। 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ साल भर में मिलता है विकास निधि, वो तो मिलेगी ना, काम निपटा लेंगे उसी में, तो कोई क्यों रिस्क ले बेटा। और एक बात ध्यान रखना, पार्टी एक उसका तरीका है जिसको कहते हैं व्हिप जारी करना। नाम सुना है? नहीं सुना है? सुन लो। जैसे किसी भी मुद्दे पे जब सदन में मतदान होना होता है तो पार्टियां व्हिप जारी करते हैं। व्हिप एक शब्द है, जब ये व्हिप जारी कर दी तो इसका कई अर्थ होता है। पहला अर्थ कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन आपको आना होगा। नहीं तो कुछ सदस्य इतने कलाकार हैं कि उस दिन कह देंगे सर बड़ी तबीयत खराब है हमारी, सिर्फ इसलिए कि मतदान में ये गड़बड़ा जाए। अरे भाई 40-50 तो सांसद बीजेपी के कह दें कि तबीयत ठीक नहीं है सर, नहीं आ पाएंगे, और जान रहे हैं कि अगर 50 लोग नहीं गए तो इनका खेल बिगड़ जाएगा, तो कभी कभी ये भी गेम खेलेंगे। तो आना ही होगा, सदन में उपस्थित होना ही होगा, और जहां वोट करने के लिए कहा जा रहा है वहीं वोट देना होगा। और इसमें से अगर कुछ भी गड़बड़ किया आपने तो ये पार्टी विरुद्ध कार्रवाई मानी जाएगी, पार्टी से निकाले जाएंगे, सदस्यता भी आपकी चली जाएगी। तो इसलिए बेटा एकदम निश्चिंत रहिए कि प्रधानमंत्री जो मन बनाएंगे सदन को हाँ कहना ही होता है, कहीं कोई उसमें रिस्क वाला फैक्टर होता ही नहीं, तभी तो सरकार चल पाती है भाई। क्लियर है बेटा। तो प्रक्रिया क्या है, थोड़ा उस पर आ जाए, बात कर लें हम लोग, बोले? हाँ, तो लिख लें संसदीय प्रक्रिया। फिर से छोटी सी हेडिंग बना लें, संसदीय प्रक्रिया। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है बेटा, वो थोड़ा समझिए कि अभी जो पेपर वगैरह मैं देख रहा हूँ और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बहुत बदल रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। कहने के लिए सामान्य अध्ययन रह गया है, कहीं कोई अध्ययन अब सामान्य रह नहीं गया, हर अध्ययन अब असामान्य हो गया। नाम से तो पूछते हैं जनरल स्टडीज, लेकिन क्वेश्चन जनरल स्टडी का थोड़ा ही होता है, अच्छे का तेल निकल जा रहा है। तो थोड़ा सा बेटा समझ के पढ़ना होगा। तो बजट की संसदीय प्रक्रिया पे हम आते हैं, आपसे बात करते हैं। आपकी परीक्षा मैंने पूछते हुए देखा है कि उपलब्धि बजट किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा मैंने पूछते हुए देखा है कि शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं। अब बताइए कि ये बच्चा कहाँ पढ़ेगा, माने ये जो नाम आ रहे हैं कंपटीशन में, ये कोई कहाँ पढ़ेगा? ये अर्थव्यवस्था में है नहीं,
नहीं, अर्थव्यवस्था में नहीं है बेटा। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में यह है नहीं, संविधान में यह है नहीं, तो जीएस में इसके अलावा तो और तो इस तरह का कोई टॉपिक है नहीं। लोक प्रशासन तो जीएस में है नहीं, और विशुद्ध रूप से यह प्रश्न लोक प्रशासन का है जो मैंने आपसे पूछा। तो मैं चूंकि थोड़ा सा विषयों की जानकारी रखता हूं बेटा, मैं पिछले 20 सालों से लोक प्रशासन पढ़ाता रहा हूं लोगों को मेंस के सब्जेक्ट के लिए। अब तो ऑप्शन सब्जेक्ट पीसीएस में हट गया, आईएएस में है, देखो अगले साल वो भी रहता है कि जाता है। तो मेरी जानकारी है बेटा सौभाग्य से तीनों विषयों पे, अर्थव्यवस्था की भी जानकारी है, संविधान आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लोक प्रशासन की जानकारी है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उन विषयों की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको मिले। हाँ, मैं लोक प्रशासन नहीं जानता तो मैं छोड़ देता, मैं नहीं पढ़ाता, और कोई टीचर नहीं पढ़ाता। संविधान पढ़ाते समय कोई टीचर इस विषय पर बात नहीं करेगा, और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सीधे संवैधानिक प्रावधान पे आते चर्चा करते। लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, तो अनुमति है? वेरी गुड। एक नोट बनाइए, संसदीय प्रक्रिया बाद में बात करेंगे, पहले एक नोट बना लीजिए। हाँ, तो देखो बेटा, बजट तो संसदीय प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन बजट के कुछ नियम होते हैं, वो यूनिवर्सल रूल है, इसको पालन सबको करना चाहिए। तो इन नियमों को किस नाम से जानते हैं, नियमों के क्या क्या अर्थ हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, है ना बेटा? पहला पॉइंट लिखें, बजट संतुलित होना चाहिए। बजट क्या होना चाहिए बेटा? पहला नियम लिखिए, बजट क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इसका क्या मतलब? हाँ, मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसको समझिए। बजट में दो पक्ष होते हैं बेटा, एक पक्ष होता है आय का और एक पक्ष होता है व्यय का। आय और क्या बेटा? व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दो पक्ष होता है। अभी नियम ये कह रहा है कि बजट संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब आय और व्यय बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस तरह का बजट कहलाएगा क्या बेटा? संतुलित बजट। संतुलित को हिंदी में क्या क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस। तो कहा जाता है बजट मस्ट बी बैलेंस, बजट को बैलेंस होना चाहिए, बोले। और हमारे इंडिया में तो खैर कल्चर भी है, कहते हैं भैया उतने ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी आपकी चादर हो, है ना? अर्थात पैसा उतना ही खर्च करें जितनी आपकी औकात हो, है ना? तो हम भारतीय से एक कदम और आगे हैं, हम पैर हमेशा छोटा फैलाते हैं चद्दर से, है ना? और दुनिया के हर देशों का कल्चर अलग अलग है। जैसे थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, ये सब कल्चर का मामला है। जैसे भारतीयों के बारे में अगर आप देखें ध्यान से, तो भारतीयों का पूरा जीवन अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पित होता है। बोल नहीं रहे हैं? हाँ, ये भारतीयों की बड़ी भारी खासियत है कि पूरा का पूरा इनका जीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित है, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो। सहमत है? यानी हम लोग जो कुछ कमाते माते हैं वो सब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब बचा खुचा अपने लिए खर्च कर लेते हैं। ये तो प्रियोरिटी हमारी क्या होती है? बच्चे, परिवार, सबकी, सबकी होनी भी चाहिए, यही विरासत में हम लोगों को मिला है।
व्यपगत का नियम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रूल ऑफ लैब्स। परीक्षा में उसके बाद जो भी पैसा है वो लैप्स हो जाता। मैं एक उदाहरण बताऊं, आपका जिला जो था ना, था क्या, है भी अभी जिला भी है, तो कुछ दिन के लिए वीवीआईपी जिला था पिछली सरकारों में। चूंकि यहाँ पे एक पार्टी के मुखिया सांसद थे और उनके पुत्र मुख्यमंत्री थे, तो आपका जिला वीवीआईपी था, लाइट नहीं कटती थी, है ना, याद करिए वो दौर। और इतना धुआंधार काम होता था कि पूछो मत। कारण था कि आजमगढ़ से जो भी प्रस्ताव भेजा जाता था, लखनऊ से उसको वीटो पावर था, तुरंत उसको सैंक्शन किया जाता था। तो भीषण पैसा आता था, और इतना पैसा आता था कि नालायक काम ही नहीं कर पाते। 3-3 4-4 बार रूल ऑफ लैब से पैसा वापस हो जाता था। पैसा मंगा लिया, काम ही नहीं कर पाया। इसलिए आपने नोटिस किया होगा आज के भी दौर में कि मार्च के महीने में ठेके का काम बड़ा तेज होने लगता है। कभी नोटिस करिएगा, फरवरी और मार्च के महीने में ठेके सेके का काम बड़ी स्पीड से होने लगता है। जानते हो क्यों? अरे लूट लो, नहीं तो वापस चला जाएगा। जो बचा खुचा पैसा है वो लूट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो ताकि वापस न जाने पाए। लापरवाही है बेटा, लापरवाही है। वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ क्या होता है कि सरकारी हिला हवाली होती है, सही वक्त पे टेंडर वेंडर नहीं देते, ठेका उका सही वक्त पे मिल नहीं पाता, ठेकेदार भी हिला हवाली करता है, ठेका लेके पड़ा रहता तो मिल ही गया है, होता रहेगा काम, ये सब भी होता है। बड़ी दुर्गति है। तो ये सब है बेटा रूल ऑफ लैब्स कि अगर पैसा आपने निश्चित अवधि में खर्च नहीं किया तो आगे उस पैसे को खर्च नहीं करना। आपको क्या लगता है, नियम अच्छा है? जरा सब बताए ना, ये नियम अच्छा है कि बुरा है? क्यों? अच्छा, आपको नहीं लगता कि इससे फिजूल खर्ची बढ़ेगी? अच्छा एक चीज बताओ, अरे सुनो सुनो, मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूं, नहीं है नहीं, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूं और आपसे ये कहूं कि पैसा कल शाम तक खर्च अगर नहीं हुआ हम वापस ले लेंगे। आज पूरा दिन भर का समय है, कल पूरे दिन भर का समय है, कल तक अगर आपने इस 1 लाख रुपए को खर्च नहीं किया तो हम जितना बचा रहेगा वापस ले लेंगे। क्या बचेगा? संभावना है? अरे एक सवाल ही नहीं, आप 2 घंटे का समय तो नहीं बचेगा। जब हमको ये पता हो गया कि आप बचेगा तो ले लोगे, तो बचेगा कैसे? जाके सीधे आईफोन खरीद लेंगे एक तो, वही काम निपट जाएगा। तो जब ये आप कह दो कि बचेगा तो हम वापस ले लेंगे, तो बचेगा तब ना लोगे वापस। इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है ना? लग तो रहा है ना ना, फिजूल खर्ची तो बढ़ती ही है, लेकिन बड़ा सघन नियंत्रण होता है।
1 लाख रुपया मैंने आपको दिया, कल तक खर्च कर लीजिए, कल खर्च कर लिया, अब आगे क्या होगा? फिर आपको खर्च की जरूरत पड़ेगी ना, फिर किससे मांगोगे? स्रोत मैं ही हूं, दूसरा कोई स्रोत है नहीं, तो फिर मुझसे कहना पड़ेगा कि वो 1 लाख जो दिए थे आपने कहा था खर्च हो गया, अब आगे दीजिए। तो हम तो पूछेंगे ना कि कहाँ खर्चा हो गया, थोड़ा डिटेल हमको दीजिए ना। तो बताएंगे कि इसमें 50,000 की तो पार्टी हो गई थी। तो सघन नियंत्रण होता है बेटा इससे, है ना। इससे सरकार का विभागों पे कठोर नियंत्रण होता है। खर्चा तो कर देंगे, मनमाना थोड़ी खर्चा कर देंगे, आपसे पूछा जाएगा कहाँ खर्चा होगा। क्लियर है बेटा? तो अच्छा है ये। इससे विभागों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। जानते हो क्यों? अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूं और कहता हूं कि बेटा ठीक है, आपका खर्चा के लिए जब मन करे तब खर्चा करिए, तो आप तो साल भर मुझसे बात ही नहीं करोगे। हम कह रहे सुने सुने, अरे चलिए। क्या सुने, जा रहे हैं बहुत जरूरी काम। क्यों? 1 लाख है, काम चला लेंगे साल भर, भाड़ में जाओ ना आप। हाँ, 1 साल बाद मिलेंगे आपसे, और यहां तो परसों के बाद फिर मिलना पड़ेगा। इसलिए कि विभागों को अगर पैसा दिया जाए और विभाग अगर उस पैसे को बचा लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का विभागों पर नियंत्रण ढीला हो जाएगा? वो बचा बचा के रखे रहेंगे, सरकार से कहेंगे बाढ़ में जाइए, नहीं चाहिए पैसा, है हमारे पास, तो क्या कर लेंगे सरकार? इसलिए कहा गया ना, हरदम गिड़गिड़ाना पड़े, हरदम मांगना पड़े, तब आप कंट्रोल में रहोगे। क्लियर है बेटा? तो अच्छा नहीं है, लिख ले। विभागों को प्रदान किया गया धन, विभागों को प्रदान किया गया धन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। विभागों को प्रदान किया गया धन क्या बेटा? एक निश्चित अवधि के लिए होता है। क्लियर है बेटा? वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्त हो, हाँ बेटा, आवाज अब ठीक है? बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी भाई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। आवाज बेटा जा रही है सूर्य प्रताप? सॉरी बेटा, मैं ध्यान नहीं दे पाया। चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कब कौन धोखा दे कहना बड़ा मुश्किल है। तो बीच में शायद ऑडियो जा नहीं रही थी, बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, भाई तो मेरी ही नजर नहीं पड़ रही थी। चले, अब एक मुख्य चीज बेटा लिखें। ये हो गया बजट के बेटा नियम। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आवाज ना गई हो तो हमारे बेटा फिर से सुने। बजट का पहला नियम है, बजट संतुलित होना चाहिए, बजट वार्षिक होना चाहिए, बजट एकल होना चाहिए। क्लियर बेटा? फिर बताया गया कि बजट में व्यपगत का नियम होना चाहिए, रूल ऑफ लैप्स होना चाहिए। रूल ऑफ लैप्स का मतलब जो धन प्रदान किया जाएगा वो अनंत काल के लिए नहीं होगा, वो एक निश्चित समय के लिए होगा, और निश्चित समय अवधि के पूरा होने पर पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब हेडिंग बना लो। ये तो हम लोगों ने नोट में लिखा ना बेटा। तो अब मुख्य बिंदु पे आते हैं, जो आपने हेडिंग बनाया था, बजट की संसदीय प्रक्रिया।
आज लिस्ट बनाएंगे बेटा, बात करेंगे कल। बजट की संसदीय प्रक्रिया क्या है ना, या यूं कह सकते हैं बजट के चरण, यानी बजट के चरण क्या क्या है ना बेटा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लिखा रहे हैं बेटा यही परिष्कृत है, इसको फेर बदल मत करिएगा, है ना। और आपसे पलट के पूछेगा कि बजट का तीसरा चरण कौन सा है, बजट का दूसरा चरण कौन सा है, बजट कितने चरणों में पारित होता है। तो जरा चरण लिखते हैं और हम एक एक चरण की व्यापक चर्चा आपसे करेंगे। लिखें, पहला बजट का प्रस्तुतिकरण, ये पहला चरण है। क्या है बेटा, बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। दूसरा सामान्य चर्चा, दूसरा क्या है बेटा, सामान्य चर्चा। तीसरा चरण है अनुदानों पर मांग, अनुदानों पर मांग, डिमांड ऑन ग्रांट कहते हैं इंग्लिश में से, अनुदानों पर मांग। हो गया बेटा। चौथा चरण अनुदानों पर मांग, डिमांड ऑन ग्रांट, हो गया बेटा। अगला विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक इंग्लिश में कहते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन बिल। पांचवा है बेटा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। पांचवा क्या है बेटा, वित्त विधेयक, या जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल। तो ध्यान रखना, संसद में जो बजट प्रस्तुत होता है और जो पारित होता है, कुल मिला के इसके 5 चरण। कितने बेटा, 5, याद रखना है। और ये चरण एकदम स्पेसिफाइड है, फिक्स है। पहले चरण को क्या कहते हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद अगला चरण शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य चर्चा। फिर अगला चरण होता है अनुदानों पर मांग, डिमांड ऑन ग्रांट। फिर अगला चरण होता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। फिर अगला चरण होता है वित्त विधेयक। इसका मतलब कि वित्त विधेयक जब पारित हो जाता है तब हम मान लेते हैं कि बजट पारित हो गया, पांचों चरण कंप्लीट हो गए। अब कल हम विस्तार से बात करेंगे बेटा कि हर चरण में क्या क्या होता है। तो पहली हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, बजट का प्रस्तुतिकरण, यही है ना बेटा। तो पहली हेडिंग बनाइए, कल याद रहेगा, बजट का प्रस्तुतिकरण। ठीक है बेटा। तो आज यहीं समाप्त कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में फिर आपसे मिलते हैं, भूगोल पे बात करते हैं। थैंक यू बेटा।